गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज समाजशास्त्र में जिस मुद्दे पर चर्चा की जा रही है वो एक्चुअली बीए थर्ड ईयर का पेपर है। फर्स्ट पेपर बीए थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर, बेसिस ऑफ सोशोलॉजिकल थॉट्स, यानी कि सोशल थिंकर्स में मैंने जो पहले लेक्चर या मैंने पहले समझा था आपको, अगस्त कॉम्ट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद में मेन सोशल थिंकर्स में दूसरे नंबर पर आते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। तो पेपर या सॉरी जो लेक्चर बीए थर्ड ईयर क्लास का है, लेकिन सोशल थिंकर्स के नाम से है। हर्बर्ट स्पेंसर जो मुख्य विचारक हैं समाजशास्त्र के, उनमें हर्बर्ट स्पेंसर का नाम भी बड़ी सहानुभूति से लिया जाता है, सम्मान तरीके से। तो ये चर्चा ये लेक्चर जो है ये बीए थर्ड ईयर के लिए ही नहीं बल्कि बीए फर्स्ट ईयर और बीए की तीनों क्लासेस के लिए जो भी बच्चे हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं, इस चीज़ को देख सकते हैं, और उनके सभी तीनों क्लासेस के काम की चीज़ है। सोशल थिंकर जितने भी मैं आपको आगे भी पढ़ाए जाएंगे वो तीनों क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज़रूरत की कंटेंट है ये। तो मेनली एक क्लास करेंगे। अरे जाओ क्लास सॉरी। तो चर्चा जो हो रही है वो है हर्बर्ट स्पेंसर। अगस्त कॉम्ट के बाद समाजशास्त्र में या समाजशास्त्र के सिद्धांतों का जो प्रतिपादन करने में दूसरे नंबर पर हर्बर्ट स्पेंसर का नाम लिया जाता है। तो दरअसल में समाजशास्त्र की जो उत्पत्ति, समाजशास्त्र का जो उद्भव है वो मेनली यूरोप से संबंधित है। यूरोप में भी फ्रांस, जर्मनी, इटली से। लेकिन हर्बर्ट स्पेंसर हैं वो इंग्लैंड से संबंधित हैं, इंग्लैंड से हैं, ब्रिटेन से। तो कहने का मतलब यह है कि अगस्त कॉम्ट के ही समय में समाजशास्त्र की उत्पत्ति के साथ ही इसका प्रचार प्रसार काफ़ी तेज़ी से समाजशास्त्र का होने लगा। तो सॉरी समाजशास्त्र का जो विकास से संबंधित कार्य था वो बहुत तेज़ी से उसी समय काल में प्रारंभ होना शुरू हुआ। तो हर्बर्ट स्पेंसर भी उसमें से एक है। हर्बर्ट स्पेंसर इंग्लैंड के निवासी थे और इंग्लैंड में एक डर्बी जो जगह है, डर्बी शहर, उसमें एक साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ था। बचपन से ही हर्बर्ट स्पेंसर को पढ़ने में कोई रुचि, इस तरह की खास रुचि नहीं थी पढ़ने लिखने की। मेनली पहला मुद्दा ये। दूसरा कारण ये था कि इंग्लैंड के अंदर चर्च की सत्ता का प्रभुत्व था। चर्च की सत्ता, जैसे हमारे यहाँ पे प्रजातंत्र डेमोक्रेसी है, ऐसे ही उस समय 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में इंग्लैंड के अंदर चर्च की सत्ता का वर्चस्व था, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता की छूट नहीं थी, आज़ादी नहीं थी। तो क्या है कि हर्बर्ट स्पेंसर के जो परिवार के लोग थे, या हर्बर्ट स्पेंसर के जो फादर थे, वो पिता थे, वो धार्मिक स्वतंत्रता के पक्षधर थे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि चर्च की सत्ता के जो अधीन लोग रहते थे उन्हीं के बच्चों को अच्छी शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण अध्ययन के लिए प्रवेश मिलता था। और यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर के जो फादर थे वो धार्मिक स्वतंत्रता के पक्षधर थे। तो कहने का मतलब ये है कि
दूसरा कारण फिर ना पढ़ने की रुचि बनी चर्च की सत्ता के आधार पर, क्योंकि उन्हें अच्छे स्कूल में, किसी अच्छे स्कूल में, शिक्षण संस्था में कोई प्रवेश नहीं मिल पाया, इस वजह से उनकी शिक्षा, औपचारिक रूप से शिक्षा नहीं हो पाई। तो हर्बर्ट स्पेंसर की जो बुनियादी शिक्षा या मेन शिक्षा जितनी भी थी वो सारी घर पर ही करके, है ना, घर पर ही उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। हर्बर्ट स्पेंसर को गणित, अर्थशास्त्र और दर्शन शास्त्र में बहुत रुचि थी। समाजशास्त्र से अभी उनका कोई लेना देना नहीं था। तो क्या है कि जितने भी विद्वान हुए समाजशास्त्री, सबसे पहले सभी विद्वानों की एक विशेषता थी कि उस समय के प्रचलित विषय थे सामाजिक विज्ञानों में और प्राकृतिक विज्ञानों में गणित शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, इस तरह के ये काफ़ी सारे प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान थे जिनकी जो हमारे सामाजिक विचारकों की प्राथमिक विशेषता होती थी अध्यापन की। तो समाजशास्त्र का जो इंटरेस्ट हमारे विचारकों में बनता है वो थोड़ी देर में आके बनता है, जब काफ़ी सारे विज्ञानों का अध्ययन कर लिया जाता है, उसके बाद में ही समाजशास्त्र पर जाते हैं वो। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में ही आके हर विद्वान ने या विचारक ने समाजशास्त्र को ही पकड़ा। तो उस समय के जो प्रचलित विज्ञान थे उन्हीं पर उनका मेन फोकस रहता था। इसी तरह से हर्बर्ट स्पेंसर का भी यही था। तो हर्बर्ट स्पेंसर के जीवन काल, जो प्रारंभिक जीवन काल था, उसमें उन्होंने कई सारे संगठनों में काम किया, इंजीनियरिंग की और कई पत्रिकाओं में अपने लेख लिखे। और 1848 में लंदन की सबसे प्रमुख पत्रिका जो थी वो इकोनॉमिस्ट के सह संपादक भी बने। मैं आपको बताना भूल गया, सॉरी। हर्बर्ट स्पेंसर का जो जन्म था वो डर्बी शहर में, इंग्लैंड के डर्बी शहर में हुआ था 1820 ईस्वी। 1820 ईस्वी का जो समय काल है उसको हम 19वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल कहते हैं। तो ये 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक समाजशास्त्री हैं, विचारक। 1848 के 2 वर्ष बाद ही 1850 में हर्बर्ट स्पेंसर ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सोशल स्टैटिक्स। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति से पहले भी अगस्त कॉम्ट ने इसका नाम सोशल स्टैटिक्स ही रखा था, लेकिन वो चीज़ अलग थी, ये टाइटल अलग है। हर्बर्ट स्पेंसर का सोशल स्टैटिक्स का ये टाइटल अलग है और इसमें राजनीति दर्शन के बारे में व्याख्या की गई है। क्रांतिकारी भौतिकता के क्षेत्र में उनका यह अपूर्व योगदान था। उस समय प्रगति अथवा प्रोग्रेस का एक ऐसा सामान्य शब्द था जिसका परिवर्तनकारी विचारकों सहित अगस्त कॉम्ट ने भी व्यापक उपयोग किया है। प्रगति मतलब जो जैसे मैंने पहले बताया आपको, अगस्त कॉम्ट के 2 समाज के बारे में 2 विचारधारा थी, 2 तरह की थी, स्टेबिलिटी की और एक मोबिलिटी की, स्थैतिक व्यवस्था और गति की व्यवस्था। तो उसमें प्रगति और सिस्टम और प्रोग्रेस के बारे में बात की है अगस्त कॉम्ट ने। यहाँ पर भी प्रोग्रेस के बारे में बात है, क्योंकि प्रोग्रेस शब्द 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही शुरू हुआ शब्द का जो भी उपयोग है। उससे पहले बहुत कम प्रोग्रेस का उपयोग होता था। तो प्रोग्रेस ऐसा सामान्य शब्द बन गया जिसका परिवर्तनकारी विचारकों सहित अगस्त कॉम्ट ने भी व्यापक उपयोग किया। उन्होंने इस शब्द को बहुत भ्रामक बताते हुए इसके स्थान पर इवोल्यूशन यानी प्रोग्रेस देखते हैं कि भाई समाज में, व्यक्तियों में या बहुत सारी चीज़ों में जो है प्रोग्रेस हो रही है। सभी विचारकों का मानना है परिवर्तनकारी शब्द है, लेकिन हर्बर्ट स्पेंसर ने इसको नकार दिया प्रोग्रेस शब्द को, और उस प्रोग्रेस शब्द के स्थान पर इवोल्यूशन शब्द को ठहराया कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो भी गतिविधियाँ या बदलाव, परिवर्तन जो भी आ रहे हैं वो प्रोग्रेस शब्द उसका एक
इंटरप्रिटेटिव वर्ड नहीं है। उसका जो इंटरप्रिटेटिव वर्ड है वो है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब था उद्विकास, हिंदी में उद्विकास बोलते हैं उसको। तो उस शब्द पे उन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर ने जोर दिया। इस समय तक हर्बर्ट स्पेंसर डार्विन के प्राणी शास्त्रीय उद्विकास से परिचित हो चुके थे, क्योंकि 1859 ईस्वी में डार्विन ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो उससे पहले भी इन चीज़ों की चर्चा हो चुकी थी, नेचुरल सिलेक्शंस के बारे में चर्चाएं शुरू हो गई थी डार्विन के थ्रू। तो डार्विन का जो उद्विकास था, प्राणी शास्त्रीय उद्विकास से काफ़ी लोग विद्वान परिचित हो चुके थे, यद्यपि काफ़ी लोग, लेकिन हर्बर्ट स्पेंसर को उसमें फुली कॉन्फिडेंस नहीं था इस चीज़ के बारे में भी, प्राणी शास्त्रीय उद्विकास पर। इसके बाद भी वो डार्विन के विचारों से प्रभावित रहे, पढ़ते रहे उनके विचारों को। जैविक रचना में होने वाला परिवर्तन क्या था कि जो डार्विन का जो प्राणी शास्त्रीय उद्विकास था वो जीव रचना में होने वाला परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? असंबद्ध समानता से संबद्ध विभिन्नता की ओर होने वाला एक बदलाव, यानी कि इनकोहेरेंट होमोजेनिटी से कोहेरेंट हेटेरोजेनिटी। इनकोहेरेंट यानी कि असंबद्ध समानता से जीव की संरचना में असंबद्ध समानता से संबद्ध विभिन्नता की तरफ परिवर्तन या बदलाव, ये प्राणी शास्त्रीय उद्विकास कहलाता है। इसका मतलब है असंबद्ध का मतलब होता है अस्पष्ट, यानी कि अस्पष्ट समानता जिसकी स्पष्टता ना हो। अस्पष्ट जीव की संरचना है वो प्रारंभ में कैसी थी? अस्पष्ट समानता में थी, और उद्विकास के कारण उस जीव संरचना का जो विशेषता, जीव संरचना की जो विशेषता बनती है वो बनती है स्पष्ट विभिन्नता में। ये है प्राणी शास्त्रीय उद्विकास डार्विन का। तो मेनली जो हर्बर्ट स्पेंसर की जो सिद्धांतों की विशेषता डार्विन के उद्विकास पर आधारित आ रही है, क्योंकि डार्विन का जो सिद्धांत था वो था प्राकृतिक उद्विकास, नेचुरल सिलेक्शन। हर्बर्ट स्पेंसर ने जो अपना सिद्धांत बनाया इसी के आधार पर उन्होंने सामाजिक उद्विकास बनाया। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह डार्विन ने प्राणी शास्त्रीय उद्विकास के आधार पर एक सिद्धांत बनाया कि भाई प्रारंभ में जो जीव था वो एक कोशिकीय जीव था, जिसे हम बायोलॉजी में अमीबा कहते हैं। अमीबा एक ऐसा प्रारंभिक या सबसे सर्वप्रथम जीव था जो एक कोशिकीय था, जिसकी सिंगल सेल प्राणी था। तो सिंगल सेल प्राणी का मतलब क्या है कि अगर हम अमीबा को देखते हैं तो हम उसके विभिन्न अंगों को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अंग तो है उसके अंदर, लेकिन क्या है कि हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। डिस्क्राइब ना करने का कारण ही समानता है, असंबद्ध समानता जो है वो डिस्क्राइब ना करने का कारण है, विशेषता है समानता। और वो अस्पष्ट हो गई है भी। संरचना एक सीधी साधारण संरचना है, ना हम उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं, ना किसी तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि भी एक गोले की तरह है या चपटा बना हुआ है। कहीं कोई आकार विकार उसका विभिन्नता में नहीं है। तो क्या है कि हजारों लाखों वर्षों के बाद उस अमीबा जो एक कोशिकीय था वो बहुकोशिकीय होना शुरू हुआ। बहुकोशिकीय तो क्या है कि लाखों वर्षों के बाद में ये उद्विकास का इफेक्ट है कि उसमें जिन पहले हम अमीबा के आकार को देखकर उसके अंगों की
संरचना को हम डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे थे, अब हम आगे जाके अमीबा के विभिन्न अंगों को अलग अलग तरीके से जो अमीबा का जो अगला रूप बना वो विभिन्नता में बना, स्पष्ट बना कि भाई ये इसके हाथ हैं, ये इसके पैर हैं, ये सिर है, इस तरह से स्पष्टता आती है और उसको हम डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। तो उसमें विभिन्नता आ गई। कहने का तात्पर्य ये है, सबसे एग्जाम्पल जो सबसे आसान एग्जाम्पल इसका ये है कि जैसे कोई बीज होता, बीज अगर आपको अगर हम देखते हैं बीज की संरचना, तो एक साधारण संरचना है बीज की और हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। क्या करेंगे, बीज की डिस्क्राइब क्या करेंगे, एक दो शब्द की डिस्क्राइबिंग होगी, लेकिन स्पष्ट नहीं है। बीज के अंदर क्या क्या चीज़ छिपी हुई है वो हमें कब पता लगती है, जब हम उसको बोते हैं। जब उसको बोते हैं तो बीज अंकुर होने के बाद में एक पौधे का रूप धारण कर लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि पौधे की जड़ें, पौधे का तना, पौधे की शाखाएं, पत्तियां, ये सारे अपने अपने अस्तित्व में आ जाते हैं। तो बीज और पौधा यानी कि बीज में ही वो पौधे के गुण हैं जो बीज होने पर हमें दिखाई नहीं देते हैं, स्पष्ट नहीं है, समान है, लेकिन पौधे का रूप में जब हम उसको देखते हैं तो वो क्या है, स्पष्ट है, चीज़ स्पष्ट हो रही है। देखो ये टहनियाँ हैं, ये पत्तियाँ, शाखाएं, तने हैं, जड़ें, और स्पष्ट है। और दूसरी विभिन्नता आ चुकी है। विभिन्नता का मतलब है कि किसी अंग का आकार किस तरह से है, किसी अंग का आकार किस तरह से है, काफ़ी सारी उसमें क्रिटिकल इश्यूज़ पैदा हो जाते हैं, क्रिटिकल फॉर्म्स पैदा हो जाती हैं वस्तु में। तो यही इवोल्यूशन का सीधा संबंध है। इवोल्यूशन का सीधा तात्पर्य इसी का है कि बीज एक असंबद्ध समानता लिए हुए होता है और बीज से जो उत्पन्न वृक्ष है, पेड़ है, पौधा है, वो संबद्ध यानी कि स्पष्ट विभिन्नता लिए पैदा होता है। तो बीज से लेके पौधे तक की जो भी टाइमिंग है या जो भी बदलाव है वो क्या है, वो है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो ये बताया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो कहने का मतलब ये है कि जीवों में, प्राणियों में या पेड़ पौधों में भी बायोलॉजिकल जो है थ्योरी, उसमें सभी में जो है इवोल्यूशन के द्वारा बदलाव होते हैं, इवोल्यूशन से चेंजेस आ जाते हैं कि सरलता से जटिलता की तरफ जब रूप परिवर्तन होता है किसी वस्तु या किसी जीव या किसी पेड़ पौधे में, सरलता से जटिलता की तरफ जब रूप परिवर्तन होता है तो उसको हम कहते हैं उद्विकास। तो ये मैं संक्षिप्त में बताया है उद्विकास, और इसी के आधार पर, प्राणी शास्त्रीय उद्विकास के ही आधार पर हर्बर्ट स्पेंसर ने इसको अपना आधार बनाया और समाजशास्त्र में सामाजिक उद्विकास की अवधारणा प्रस्तुत की है। जैसे शरीर का विकास होता है, इसी तरह से उन्होंने बताया कि समाज का विकास होता है। शरीर, आदि मानव पहले कैसा था? आदि मानव था पहले शरीर पे काफ़ी बाल, 4 पैरों पे चलना, सिर का झुकाव नीचे को, मोटी जीभ, मोटी नाक। तो ये सारे जो थे विशेषताएं थी उस समय की नर मानव की, जिससे मनुष्य का उद्विकास हुआ है। इसके बारे में अभी आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि ज़रूरतें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी सारी चेंजेस लाने में सक्षम होती हैं, चेंजेस लाने के कारण बन जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, डार्विन का कहना है कि जिराफ जो था
जिराफ की पहले इतनी लंबी गर्दन नहीं थी, लेकिन आज बहुत लंबी गर्दन है। तो क्या है कि डार्विन के अनुसार ही, उद्विकास के अनुसार सॉरी, ज़रूरतों ने, उसकी नहीं आवश्यकताओं ने, जिराफ की आवश्यकता ने जिराफ की गर्दन लंबी कर दी। क्या है कि जिस समय जिराफ की गर्दन छोटी थी, उस समय छोटी छोटी घासों का खात्मा हो चुका था और बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची घासें थी, तो उनको खाने के लिए ऊपर उठना पड़ना ज़रूरी है, जिसके कारण उसने काफ़ी समय तक अपनी गर्दन की इस तरह से एक्सरसाइज की ऊपर उठने के लिए। तो जो डार्विन का जो कहने का मतलब ये है कि जब उसने हज़ारों वर्ष तक, ऐसा नहीं साल 2 साल 4 साल में, हज़ारों वर्ष तक जिराफ ने जब अपना ये प्रोग्रेसिव मूवमेंट शुरू किया, उसकी गर्दन धीरे धीरे लंबी होती चली गई। तो ये जो फंडा है, और जैसे पहले बताते हैं कि यही मनुष्य के पहले पूंछ थी, आज नहीं है, तो इवोल्यूशन का इफेक्ट है ये सारा, ये उद्विकास का प्रभाव है। तो अब बात ये आती है कि जो डार्विन ने प्राणी शास्त्रीय उद्विकास का सिद्धांत दिया है, उसी को आधार मानकर हर्बर्ट स्पेंसर ने अपना सामाजिक उद्विकास। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे शरीर अपना विकास करता है, शरीर के विभिन्न सारे अंग, हाथ पैर, आँख नाक दिमाग मस्तिष्क, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, अंगों का विकास, आंतरिक अंगों का विकास, बाहरी अंगों का विकास, ये डार्विन के अनुसार में उद्विकास है, शारीरिक उद्विकास। और हर एक अंग हर और अंगों के कार्य संचालन में सहयोग करता है। मनुष्य के अंदर जितने भी अंग हैं, हर प्रत्येक अंग हर दूसरे या सभी अंगों के लिए एक सहयोगात्मक कार्य करता है, क्योंकि शरीर का अगर कोई भी अंग अपने सुचारू रूप से कार्य ना करे या उसमें कोई गड़बड़ी आ जाती है, तो कहने का मतलब ये कि शरीर के और बाकी जितने भी अंग हैं उनमें भी इफ़ेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो क्या कि जो से शरीर आज ऐसा वर्तमान स्थिति में हम देख रहे हैं, ऐसा शरीर पहले नहीं था, ये सिद्धांत है डार्विन का। और जैसा समाज हम आज वर्तमान में आज देख रहे हैं, ऐसा समाज पहले अतीत में नहीं था। तो पहली जो विशेषता है वो डार्विन ने दी है, दूसरी विशेषता हर्बर्ट स्पेंसर की है कि जो आज जो समाज है, आज जिस समाज को हम देख रहे हैं या रह रहे हैं जिस समाज के अंदर, वो समाज इवोल्यूशन के कारण, उद्विकास के कारण आज ऐसी स्थिति में आके बना है। पहले समाज का रूप कैसे था? जैसे शरीर कंपैरेटिवली एज ए ह्यूमन बॉडी के पहले, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि जो मनुष्य की जो उत्पत्ति है, प्राणी की जो उत्पत्ति है वो एक होमोसेपियंस है, जीवाश्म में हम उसको बोल देते हैं अमीबा, एक कोशिकीय वन सेल ऑब्जेक्ट है ना। तो वन सेल ऑब्जेक्ट से उसकी उत्पत्ति, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे शरीर पहले अस्पष्ट और समानता लिए हुआ था, ऐसे ही हर्बर्ट स्पेंसर कौन सा पहले समाज भी अस्पष्ट और समानता लिए हुआ था। लेकिन धीरे धीरे शरीर के उद्विकास की तरह ही समाज ने अपना उद्विकास किया, और आज समाज कैसा हो गया? आज समाज हो गया स्पष्ट और विभिन्नता पैदा लिए हुए। पहले सरल था, आज जटिल समाज पैदा हुआ। तो ये इसकी थ्योरी है, ये इसका कंसेप्ट बनता हर्बर्ट स्पेंसर का। तो इस तरह से बाकी ये है कि हर्बर्ट स्पेंसर ने काफ़ी सारी किताब, मैंने पहले बताया आपको, सोशल स्टैटिक्स जो है 1850 में सोशल स्टैटिक्स नाम से पुस्तक उनकी प्रकाशित होती है। उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के सिद्धांत है, हर्बर्ट स्पेंसर की बुक का नाम है। और कई सारी बुक्स हैं, जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल्स, मतलब क्या ये है कि सिद्धांतों के आधार पर पुस्तकों की रचना हुई है।
फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। तो क्या है कि ये सारी की सारी बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक हैं, इनको हमें याद रखना है। फाइनल थर्ड ईयर के बच्चे जो हैं उन्हें बुक्स के नाम और उनके डेट, तारीख भी पता होनी चाहिए कौन सी बुक किस डेट में उनकी प्रकाशित होती है। तो कई सारी पुस्तकें हैं, अच्छी पुस्तकें हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट बुक है वो उनकी हर्बर्ट स्पेंसर की द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि समाजशास्त्र के सिद्धांत, जो 1896 में 1896 में प्रकाशित होती है पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। तो क्या इसमें समाजशास्त्र के सिद्धांतों में उन्होंने दिया है सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत हैं, समाज का उद्विकास, बहुत सारे इसके वो हैं। समाज सावयव के नियमों में समानता, इकाइयों के बीच विभेदीकरण, पारस्परिक निर्भरता है, विकास तथा ह्रास में समानता, सामाजिक उद्विकास। तो सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत है क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में समाजशास्त्र के जो भी हम इसमें पढ़ेंगे वही प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में उन्होंने दिया हुआ है ये सारी चीज़ें। तो ये है हमारे हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने सिद्धांतों को बनाने के लिए जो प्रेरणा है वो है डार्विन। अब बात आती है, हम बात करते हैं स्टार्टिंग में पहले अब उद्विकास किसे कहते हैं। उद्विकास अंग्रेजी का जो शब्द है वो है इवोल्यूशन, और इवोल्यूशन लेटिन भाषा के इवॉल्वेयर से मानी जाती है, जिसमें ई जो अक्षर है उसका अर्थ है आउट, यानी कि बाहर की तरफ, और वॉलवेयर से अभिप्राय है फैलना, यानी कि एक्सपेंड, फैलना, ब्रॉडनेस। तो इसका मतलब है कि किसी वस्तु के फैलने या बढ़ने की प्रवृत्ति को, फैलना, बढ़ना, विभिन्नता पैदा होना किसी ऑब्जेक्ट में, उसको हम इवोल्यूशन यानी कि उद्विकास कहते हैं। इसके बाद भी प्रत्येक वस्तु का बढ़ना या फैलना ही उद्विकास नहीं कहलाता। किसी चीज़ की गैदरिंग, इकट्ठा होना, जैसे मिट्टी का ढेर लग रहा धीरे धीरे, तो वो उद्विकास की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है। तो मतलब है कि वैज्ञानिक अर्थ में उद्विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक क्रमिक प्रक्रिया के अंतर्गत कोई सरल विशेषता धीरे धीरे जटिल रूप ले लेती है, यानी कि सरलता से जटिलता की तरफ रूपांतरण। इस आशय से स्पष्ट करते हुए हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखा है कि उद्विकास कुछ तत्वों का एकीकरण तथा उससे संबंधित वह गति है जिसके दौरान कोई तत्व एक अनिश्चित और असंबद्ध समानता से निश्चित और संबद्ध विभिन्नता में बदल जाता है। ये है, तो वही है इनकोहेरेंट और कोहेरेंट वाला सिस्टम है। इसमें पीछे देखा है, हमने पढ़ा है, इनकोहेरेंट होमोजेनिटी से कोहेरेंट हेट्रोजेनिटी, यही जो उसका है डार्विन का, उसी चीज़ को इसने थोड़ा शब्दों से परिवर्तन करके बनाया है। तो इसमें क्या है, अनिश्चित और असंबद्ध समानता से निश्चित और संबद्ध विभिन्नता की तरफ रूप परिवर्तन उद्विकास कहलाता है। दूसरा, मैकाइरोपेज की जो डेफिनेशन है उद्विकास के बारे में वो भी समझ लीजिए आप, उन्होंने क्या बोला है। जब परिवर्तन में केवल निरंतरता ही नहीं होती बल्कि परिवर्तन की एक दिशा भी होती है, तब ऐसे परिवर्तन को हम उद्विकास कहते हैं। तो उद्विकास का मतलब है आंतरिक शक्तियों के प्रभाव से उसमें परिवर्तन पैदा होता है, यानी कि अंदर की जो शक्तियां हैं, अंदर की जो गतिविधियों से जो परिवर्तन बाहर दिखाई देने लगते हैं, अंदर की गतिविधि से जो बदलाव बाहर की तरफ दिखाई देने लगा, वो उद्विकास कहलाता है। तो इसमें जो सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों से ये है बात स्पष्ट होती है कि उद्विकास एक ऐसी विशेष दशा है
एक वैसी विशेष दिशा की ओर होने वाला वह क्रमिक परिवर्तन है। सॉरी, क्रमिक परिवर्तन है जो कुछ आंतरिक शक्ति या फलस्वरूप उत्पन्न होता है, तो इसकी प्रवृत्ति सरलता से जटिलता की ओर बढ़ने लगती है। तो ये सारा बुद्ध विकास का जो शाब्दिक अर्थ है वो आपको समझ में आया है, और इसी के आधार पर फिर ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको थोड़ा सा भी और बताना चाहता हूँ, लेकिन ये अगली वाली वीडियो क्लिप में है। सॉरी, थैंक यू।